नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चाइना फेसिंग सोवियत यूनियन मोमेंट। क्या चाइना का हाल वही होने वाला है जो सोवियत यूनियन का हुआ था? और आज हम बात करेंगे कि ट्रंप की जो डिफेंस की स्ट्रेटजी है, उसको भी हम डिकोड करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये दोनों चीजें दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है दोस्तों। अमेरिका ने एक फैसला किया है जो मेरे ख्याल से चीन की जो इकोनॉमी है, उसका भविष्य चुपचाप लेकिन परमानेंटली तय कर सकता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कौन सवाल उठता है कि क्या ये फैसला चीन को सही रास्ता दिखा रहा है जो कभी सोवियत यूनियन ने देखा था? अब सोच के बताइएगा दोस्तों, क्या वो रास्ता सेम है? और मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या जियो पॉलिटिकल चाल चली है ट्रंप ने। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान की, जो उन्होंने यूएस का डिफेंस स्पेंडिंग को 50% बढ़ा दिया है दोस्तों। मतलब कि 2027 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का। यानी अमेरिका की जो जीडीपी है उसका 5% सिर्फ मिलिट्री पे खर्च होगा। और जीडीपी कितनी है ये आपको पता है अमेरिका की, 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। अच्छा, आपको कहीं पे भी लगता होगा कि ये फैसला रूस के खिलाफ तो नहीं है, जो रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके। नहीं दोस्तों, ये वॉर तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है कि रूस के पास आजकल इतना पैसा है ही नहीं कि वो इतना परसेंट मिलिट्री पे खर्च कर दे। और ये फैसला दोस्तों सिर्फ एक देश के लिए है, सिर्फ एक देश के लिए, और वो है चाइना। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सिस्टम जो है, ये वही है जो रीगन ने किया था वर्सेस सोवियत यूनियन। ये उसी का 21st सेंचुरी का एक जो है, एक पूरा वर्जन है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त इसका नाम था सोवियत यूनियन, आज इसका नाम है चाइना। देखिए, आज आज प्रेजेंट में जो यूएस है वो सबसे ज्यादा मिलिट्री अपनी स्पेंड करता है। ये तो आपको सबको पता होगा, 1 ट्रिलियन डॉलर करीब है। अच्छा, ट्रम्प कह रहे हैं कि ये कम है। वो चाहते हैं कि ऐसा मिलिट्री पावर हो जाए जिससे कोई एनिमी कहीं भी हो, कभी भी हो, चैलेंज कर ही ना सके। कोई एनिमी का मतलब क्या है? बेसिकली चाइना। वो उसको चैलेंज कर ही नहीं सके। इसीलिए उन्होंने जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ये आदेश दिया है कि प्रोडक्शन तेज करो। क्योंकि आज अमेरिका को ये लग रहा है कि वॉर इंडस्ट्री में भी आने वाले समय के लिए ये बहुत स्लो है। ये दोस्तों एक तरीके से वॉर की प्रिपरेशन है जो ट्रंप ने कर दी, और ट्रंप खुद नहीं करते, मतलब डीप स्टेट कराती है। अब हम शुरू करते हैं यहां से असली कहानी। ये सिर्फ एक मिलिट्री की रेस नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है उसका टेस्ट है। और हिस्ट्री बहुत साफ है दोस्तों इसमें, कि जो इस टेस्ट में फेल हो जाता है वो टूट जाता है। कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन को कहा जाता था कि ये तो अनबीटेबल है, सेंट्रलाइज पावर है, मैसिव आर्मी है, टोटल कंट्रोल है। लेकिन रीगन की टीम ने क्या देखा कि एक स्लो, रिजिड और इनएफिशिएंट इकोनॉमी है। तो उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन को चॉइस दी, या तो अपनी मिलिट्री पे खर्च कर लो या इकोनॉमी, दोनों में से एक करो। या मिलिट्री पे खर्च करो या अपनी इकोनॉमी को मार दो, या इकोनॉमी बचाओ और अपनी जो ग्लोबल पावर है वो खो दो। सोवियत यूनियन ने क्या किया भैया, पहला रास्ता चुना, और कुछ साल में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आज चीन उसी कॉर्नर पे खड़ा है दोस्तों। और अगर चाइना और यूएस के डिफेंस इंक्रीज का मुकाबला करना है तो ये पैसे चाइना लाएगा कहां से? प्रॉपर्टी सेक्टर उसका पहले से ही डाउन हो रखा है, लोकल गवर्नमेंट्स वैसे ही डेप्थ में है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और जो ओवरऑल कंजम्पशन है चाइना का वो मतलब बहुत वीक है। फर्टिलिटी रेट जो 1960 में फेमाइन के पीरियड में था, आज उससे कम आ गया है। उस वक्त जबकि लाखों लोग भूखों मर रहे थे, उससे कम आज फर्टिलिटी रेट है चाइना का। और देखिए, कोई भी मिलिट्री हो, वो कभी इकोनॉमिक रिटर्न तो नहीं देती है ना, वो तो इन्वेस्टमेंट है। मिलिट्री पैसा खाती है, हर युआन
जो वेपन पे जाता है वो युआन गरीब चाइनीज की फैमिली तक नहीं पहुंचता है। आज भी दोस्तों चाइना में करीब 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी जो बेसिक चीजें हैं, उनकी बेसिक डेली नीड्स है, उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं या मिनिमम पे रहते हैं। और अगर चाइना आज यूएस के बराबर अपनी स्पेंडिंग करता है तो उसकी इकोनॉमी और तेजी से टूटेगी। और अगर वो नहीं करता तो मिलिट्री गैप बढ़ेगा। और अमेरिका को खर्चा केवल चाइना से ही है और किसी कंट्री से नहीं है। और अगर मिलिट्री गैप बढ़ा तो भाई साहब ये मान लो कि जीपिंग की जो पूरी पॉलिटिकल स्टोरी है वो खत्म हो जाएगी। अब यहां पे क्या कहते हैं, ईस्ट राइजिंग तो वेस्ट डिक्लाइनिंग। लेकिन अब क्या होगा, अगर वेस्ट राइजिंग होगा तो ईस्ट डिक्लाइन करेगा। ये नैरेटिव जो है कि दोनों बराबर हैं, ये तभी तक चलेगा जब तक कि चाइना और अमेरिका बराबर दिखें। क्योंकि इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं आया, रशिया अभी उस लेवल पे नहीं आया है कि आज वो यूएस से बराबर कर सके। बराबरी कौन कर सकता है? केवल चाइना। और जैसे ही चाइना, ये लगा कि चाइना पीछे है, क्या होगा, इंटरनेशनल जो कॉन्फिडेंस है चाइना पे वो टूटेगा, पार्टनर्स दूर भागेंगे। और जो चाइना है वो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक का डिक्लाइन है उसके ऊपर चला जाएगा। तो चाइना के पास ये कोई अच्छा ऑप्शन तो है नहीं। अब दो ऑप्शन है, इस रेस में उतरता है तो इकोनॉमी टूटती है, रेस से भागते हैं तो पावर टूटती है। यही ट्रैप, एक्जैक्टली यही ट्रैप सोवियत यूनियन को तोड़ चुका है। और ट्रंप इस ट्रैप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। मैं फिर ही कह रहा हूं, ये इमोशन नहीं है, ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल पावर पॉलिटिक्स है। अब आप समझिए, यूएस का जो डिफेंस इंक्रीज है उससे क्या करता है, वो सिर्फ वेपन नहीं खरीदता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, वो सिर्फ वेपन नहीं खरीदता, वो पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस भी खरीदता है। एलाइज को भी एक सिग्नल देता है, एनिमीज को भी एक मैसेज देता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक डायरेक्शन देता है। इतनी चीजें करती हैं। लेकिन आज अमेरिका के लिए शायद वो दिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो उसने खो दिया है अपनी। लेकिन फिर भी पावर तो पावर है। जब ये पूरी दुनिया देखती है यार, अमेरिका 1.5 ट्रिलियन जो है वो केवल डिफेंस में डाल रहा है, तो दुनिया ये मानती है, भाई साहब आप मानो ना मानो, अमेरिका आज भी बॉस है। अब चाइना क्या करेगा? अगर वो अपना बजट बढ़ाता है तो क्या होगा, उसकी जो सोशल स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, हेल्थ में फर्क पड़ेगा, एजुकेशन में फर्क पड़ेगा, हाउसिंग में फर्क पड़ेगा। और अगर नहीं बढ़ाता तो भाई साहब ताइवान में फर्क पड़ेगा, साउथ चाइना सी में फर्क पड़ेगा, और पूरे पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में उसकी पकड़ कम होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कमजोर होगी। यही वो वजह है दोस्तों जो कि इस पूरी स्टोरी को बहुत डेंजरस बनाती है, और जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। आज के दिन में आपको लग रहा होगा या तो बड़ा नीरस सा टॉपिक है, लेकिन ये नीरस टॉपिक नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे सोवियत यूनियन टूटा, कल चाइना का नंबर आना 100% पक्का है। क्योंकि पूरे देखिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी वो कह रहे हैं चाइना और रशिया को बाहर निकालना, ये ट्रंप का अब उसने सोच के रखा हुआ है। रशिया की शिप्स पकड़ रहा है, कहता है रशिया से आओ लड़ो आओ लड़ो। अब रशिया पीछे जा रहा है। जो शिप बेला रोका था यूएस ने, उसके बगल में सबमरीन थी रशिया की, उसने कहा मारो यार अपनी बिलियन डॉलर की सबमरीन, एक कुछ करोड़ों के जहाज के लिए हम सबमरीन ही खत्म कर देंगे तुम्हारी जो अरबों डॉलर की बनी है। क्या करता रशिया? क्या अमेरिका से डायरेक्ट पंगे लेगा? अब बुला रहा है अमेरिका, आओ लड़ो यार, चाइना तुम आओ ना, लड़ो ना, हम हटा रहे हैं तुमको, हम ग्रीनलैंड से जितनी भी हेमिस्फीयर से तुमको हटा रहे हैं, आ जाओ। तुम्हारा जो मेन पार्टनर है वेनेजुला, उसके प्रेसिडेंट को मैंने पकड़ लिया, आओ करो, बचाओ उसको, अपने दोस्तों को बचाओ ना, हिम्मत है तो बचाओ। यही हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब एक बार जो वीक पावर हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, डिसीजंस लेना बंद कर देती है, जैसे चाइना के साथ होगा। और याद, अगर डिसीजन लेती है तो वो बहुत रिस्की डिसीजंस हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो स्ट्रांग पावर होती है वो डिले कर सकती है। यूएस के पास टाइम है, अभी वो डिले कर रहा है, हल्के हल्के मारेगा तुम्हें, जैसे सोवियत यूनियन को मारा। तो वहां पर टाइम नहीं है। जो वीक पावर होती है वो फिर गैम्बल खेलना शुरू कर देती है, और यहां से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप एक बड़ा
कंट्रोलेबल एक ट्रुथ है, उसको सुनिए आप। उसमें आप कंफर्ट नहीं गेन कर पाएंगे, वो सुनिए। चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो केवल नंबर्स में बड़ी है, तो ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रेजाइल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, एक तो डेब्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर पूरी दुनिया उनसे सामान लेना बंद कर दे तो वो क्या करेंगे? अपनी पॉपुलेशन घटती जा रही है उनकी। इंडिया सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है, चाइना डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे। अच्छा, दूसरा डेमोग्राफी भी उसके नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, उसके ऊपर जो इनका जो पॉलिटिकल है, जो कंट्रोल है, वो भी हल्के हल्के जीपिंग का कम होता जा रहा है। ये वही सिम्टम्स है दोस्तों जो कि सोवियत यूनियन के वक्त में थे, बस भाषा बदली हुई है। और चाइना की थोड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एडवांस है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये देखो इंडिया। अच्छा, इसमें क्या है, अब हम ये बात करते हैं कि तो सिचुएशन आपको पता चल गई कि क्या होने वाला है। चाइना एक दिन खत्म होगा या टूटेगा। यूएस के सामने केवल केवल एक कंट्री है जो उसको चैलेंज करता है, वो है चाइना। और अब यूएस ने, या मैं कहूं कि डीप स्टेट ने, उसको घेरना शुरू कर दिया है। और ये जो 1.5 ट्रिलियन का उन्होंने अपना बजट रखा है डिफेंस का, वो, इसको मैं कहता हूं कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बाकी चीजें छोटी छोटी कर रहे हैं। पहले चाइना का नाम नहीं लेते थे यूएसए, बोलते थे हल्के हल्के सबमिसिव वे में, अपनी रिपोर्ट्स में नाम डाल दिया। अब तो ओपनली बोलते हैं कि चाइना हमारा नंबर वन एनिमी है, हमको रोकना है, किसी तरीके से भी रोकना है। और मजाक उड़ाते हैं रशिया का, यार 4 साल से तो वॉर कर रहे हो, तुम क्या करोगे, हमसे क्या लड़ोगे? एक यूक्रेन जैसे कंट्री को तो तुम जो है वो खत्म नहीं कर पाए 4 साल में, हमसे क्या लड़ोगे? ये चाइना भी देख रहा है ये चीज। चाइना भी देख रहा है कि यार हम चारों तरफ से गिर रहे हैं, अब हम करें क्या? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंडिया इंडिया को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूं कि इंडिया को कभी भी इस रेस में फंसना नहीं चाहिए। इंडिया को अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए। उसमें जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए। अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हल्के 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 अब बढ़ाते रहो। सडन मत बढ़ाओ, सबकी नजरों में मत आओ, सबकी नजरों में मत आओ। उसे कहते हैं ना कि आप सबकी नजरों में आ गए तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए किसी की नजर लग सकती है, आपको नजर न लगने के लिए हल्के हल्के बढ़ते रहो। और अपनी जो डिप्लोमेसी है उसमें क्लैरिटी रखो। किसी भी कैंप का फॉलोवर उनको बनना ही नहीं है इंडिया को, लेकिन साथ साथ में आइसोलेशन में भी नहीं जाना है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ रहो, सबकी बात करो, और सबके सुख में और दुख में साथ दो। ये इंडिया का पहले से ही चला रहा है वासुदेव कुटुंबकम वैसे। और देखिए, इंडिया को क्या करता है यहाँ पे कि एक होती है इशू बेस्ड अलाइनमेंट, वो करनी चाहिए। और जो इंडिया कर भी रहा है, जैसे यूएस के साथ टेक्नोलॉजी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना के साथ ट्रेड है, रशिया के साथ आपका एनर्जी है और डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सब चालू रखो। और नेचुरली जो तुम्हारे साथ ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो अपने पास रखो। क्यों? ये मान के चलो कि इनकी दुनिया ये सोचे कि इंडिया का जो रास्ता है वो रेस नहीं है। इंडिया किसी से रेस नहीं लगा रहा है। इंडिया का रास्ता स्टेबिलिटी का है। अब आते हैं एक चीज में कि क्या चाइना इससे निकल सकता है बाहर? जो दांव चला है अमेरिका ने, कैसे निकलेगा? हिस्ट्री ये बताती है दोस्तों कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जो सिस्टम्स होते हैं वो अपनी मिस्टेक खुद नहीं मानते हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि और क्योंकि अपने जो गलतियां हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनका डाउनफॉल शुरू होता है दोस्तों। और ये जो ट्रंप का जो डिफेंस बजट का फैसला है, ये, मैं फिर कहूंगा, ये एटम बॉम्ब नहीं है, ये स्लो पॉइजन है, जो चाइना को इमीडिएटली डैमेज नहीं करेगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर को कमजोर करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया। और जब स्ट्रक्चर कमजोर होता है ना, तो आवाज बहुत देर से आती है, आती जरूर है। आज बीजिंग में क्या है कि आपको पैनिक स्पीचेस देखने को नहीं मिलेंगी, बजट में दिखाई देगा ये पैनिक। अब आप जब बजट आएगा नेक्स्ट, तो आप देखेंगे।
तब दुनिया समझेगी कि असल में चाइना समझा है कि नहीं समझा है, कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। इंडिया को भी मैं कहता हूँ कि इमोशन से नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन से चलना चाहिए और रियलिटी में जीना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री, माइंड की जगह मेरी बात, हिस्ट्री कभी किसी को वार्निंग नहीं देती, केवल अपने को रिपीट करती है। अब सवाल यह है कि क्या चाइना सोवियत यूनियन की कहानी फिर से कुछ तो सीखेगा, या वही कहानी नए नाम से दोहराई जाएगी? सुनिए मेरी बात, वही कहानी, सोवियत यूनियन की कहानी एक नए नाम से दोहराई जाएगी अगले कुछ सालों में, मे बी 30 years 40 years डाउन द लाइन। और मेरा एक जो अपना एनालिटिकल जजमेंट है यहां पे, वो यही कहता है कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखे, अपनी इकोनॉमी में फोकस रखे और स्मार्ट लीडरशिप जो हमारे मोदी जी के पास ऑलरेडी है हमारे पास। और एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ जाता हूं कि क्या चाइना इस ट्रैप से निकल सकता है, या इतिहास का अगला चैप्टर बनने जा रहा है चाइना सोवियत यूनियन की तरह? मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जरूर सोवियत यूनियन की तरह बनेगा चाइना, या खत्म हो जाएगा। खत्म इन द सेंस कि उसकी जो आज नंबर 2 की पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगा। और जब एक बार डाउन हुआ, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आया चाइना, तो अमेरिका छोड़ देगा उसको। फिर हो सकता है वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दे, उसको बढ़ाना शुरू कर दे। हम आज नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका की लड़ाई नंबर 2 से है, नंबर 4, नंबर 5 से नहीं है। आज जीडीपी इंडिया नंबर 5 है, इसलिए अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई इंडिया से नहीं है। आप देख रहे हैं कि हाँ, नेगेटिविटी है, लेकिन डायरेक्ट कहीं पर भी उसने यूएसएसआर का नाम लिया, सॉरी, रशिया का नाम लिया ट्रंप ने, और पूरी उनकी कैबिनेट ने चाइना का नाम लिया और ईरान का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया, कंबोडिया का नाम लिया, क्यूबा का नाम लिया, ग्रीनलैंड का नाम लिया, डेनमार्क का नाम लिया, उसने कनाडा का नाम लिया, इवन मैक्सिको का नाम लिया, लेकिन इंडिया का नाम अभी तक उसने नहीं लिया है। इंडिया का नाम वो केवल एक जो ट्रेड फॉल आउट है उसके बारे में ले रहा है। लेकिन माइंड रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा कि अगर इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा अगले 2 साल के बाद, तो इंडिया भी एनिमी होगा, क्योंकि 3 साल के बाद चाइना और इंडिया में गैप कम हो जाएगा। बहुत कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफी कम हो जाएगा। तब उसके दो दुश्मन होंगे, चाइना और इंडिया। और खुदा ना खास्ता चाइना, सपोज करो, एक काफी स्पीड से डाउन होता है और इंडिया कहीं ना कहीं चाइना के बराबर आ जाता है अगले 7-8 सालों में या 10 सालों में, तो मेन एनिमी यूएस का इंडिया होगा, चाइना नहीं होगा। ये बात मेरी आज लिखवा के ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि यूएस की पॉलिसीज वहां का प्रेसिडेंट नहीं बनाता, यूएस की पॉलिसी बनाता है डीप स्टेट, जो पूरे यूएसए को रन करता है, पूरे, एक मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में रन कर रहा है। और यूनिपोलर हम कितना भी बोल लें कि मल्टीपोलर वर्ड है, मल्टीपोलर वर्ड है, ये मल्टीपोलर वर्ड नहीं है। और ये अमेरिका ने सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया अमेरिका ने पिछले 2 महीनों के अंदर, या मैं कहूं 1 साल में, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूएस ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये यूनिपोलर वर्ड है। और यहां पे वही होगा जो अमेरिका चाहेगा, और आज की डेट में अमेरिका का प्रेसिडेंट जो चाहेगा पूरे वर्ल्ड में वो होगा। जिसको रोकना है रोक ले, जितनी भी संगठितियां हैं उसमें से बाहर हो गया अमेरिका, जो मन चाहे कर लो। कहता है जितनी भी ये मुझसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आप जितनी भी कमेटीज बना लो। वो यूएन से भी कहता है कि हमको ज्यादा मतलब नहीं है, नेटो रहे ना रहे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको दुनिया से किसी चीज से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, जो पावर किसी दूसरे के पास आज की डेट में नहीं है, और रशिया की पावर कम कर दी गई। आप समझ रहे मेरी बात? अब वही काम चाइना के साथ हो रहा है, हल्के हल्के होगा। चाइना को इस चीज का पता है, और ग्रीनलैंड को जो वो ले रहा है यूएसए, वो इसी ले रहा है कि वहां पे उसको, जब थोड़ा सा आप, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के बाद जब पूरी बर्फ पिघलेगी, वहां पूरी बर्फ है, पिघलेगी, तो आपका जो एक्सट्रैक्शन हो जाता है, जो स्पेशल मटेरियल्स का है, वो ज्यादा आसान होगा। अब वहां पे भंडार है उसके। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने का ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के लिए। ये बात किसी ने बोली नहीं होगी आपसे, समझिएगा। उसके रिसोर्सेज समझिए कि अमेरिका को कोई मतलब नहीं है यार कि रशिया के वहां पे शिप्स आ रहे हैं या चाइना के शिप्स आ रहे हैं उस तरह के।
इंडिया में भी तो आते हैं। अच्छा, इंडो पैसिफिक में भी तो यूएस के शिप्स आते हैं, उनको तो इंडिया नहीं कहती, हमारे इराक में क्यों आए, चाइना तो नहीं कहता। इंडो पैसिफिक के लिए यूएस कहता है कि ये तो सबके लिए ओपन है। लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न कुछ और है, जो मैंने आपको इतने बड़े वीडियो में बताया। उसका रीज़न चाइना को नीचे दिखाना है और कोई दूसरी चीज़ नहीं दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।